हेलो माय डियर फ्रेंड्स। स्वागत है आप सबका ओ माई मैथ्स पर। मैं सचिन मिश्रा, आपका दोस्त एंड होस्ट। दोस्तों, वेक्टर कैलकुलस की सीरीज में आज हम पढ़ने वाले हैं स्टोक्स थ्योरम एंड ग्रीन्स थ्योरम। दो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, और ये वेक्टर कैलकुलस के लास्ट टॉपिक भी हैं। इससे पहले आपको मैं गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम को क्लियर कर चुका हूँ, पढ़ा चुका हूँ। उसका अगर आपने नहीं देखा है वीडियो, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक भी आपको मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, स्टोक्स थ्योरम के बारे में देखते हैं स्टोक्स थ्योरम होती क्या है। सो इफ एफ वेक्टर इज एनी कॉन्टिन्यूसली डिफरेंशिएबल वेक्टर फंक्शन एंड एस इज इनक्लोज्ड सरफेस। यहां पर भी देखिए उसी बात की इंपॉर्टेंस है कि सरफेस कैसा होना चाहिए, इनक्लोज होना चाहिए। यानी कि इनक्लोज मींस क्लोज होना चाहिए। जो मैंने आपको स्टोक्स सॉरी गॉस डाइवर्जेंस में भी बताया था कि क्लोज सरफेस क्या होता है। अगर ये एक सर्कल है सपोज, तो ये क्लोज्ड है। लेकिन अगर हम एक पैराबोला की बात करें, तो चाहे ये वाला फिगर है जहां पर एक सर्किल की बात कर रहे हैं, तो यहाँ स्टोक्स थ्योरम, ग्रीन्स थ्योरम या गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम सारी अप्लाई होंगी, क्योंकि सभी में एक कॉमन बात है कि क्लोज सरफेस होना चाहिए। लेकिन अगर हम सिर्फ पैराबोला की बात करें, जो कि इस तरीके से जिसका आप ये देख रहे हैं, पूरा का पूरा फेस कैसा है, ओपन है, तो यहाँ पर ना ही गॉस डाइवर्जेंस अप्लाई हो सकती है, ना ही स्टोक्स और ना ही ग्रीन्स। लेकिन हाँ, अगर यहाँ पर एक लाइन और दे दी जाए एक्स इक्वल टू ए समथिंग, तो फिर ये सरफेस कैसा हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा, और फिर इस पर भी अप्लाई हो सकती हैं तीन की तीनों थ्योरम्स। ठीक है, तो इस वर्ड की बहुत अहमियत है, बहुत इंपॉर्टेंस है, दैट द सरफेस एज इज क्लोज्ड और नॉट। इफ इट इज क्लोज्ड देन ऑल दीज थ्री थ्योरम्स कैन बी अप्लाइड, अदरवाइज नॉट। तो एफ डॉट डी आर जो इसका बेसिक फंडामेंटल रूल है वो है कि एफ डॉट डी आर इट मीन्स कि लाइन इंटीग्रल जो होता है वो क्या चेंज होता है, सरफेस इंटीग्रल में, यानी कि कर्ल ऑफ एफ डॉट एन डी एस हो जाता है। जबकि गॉस डाइवर्जेंस में हम लोग क्या करते थे कि सरफेस इंटीग्रल को वॉल्यूम इंटीग्रल में चेंज करते हैं। यहां पर हम लाइन इंटीग्रल को सरफेस इंटीग्रल में चेंज करते हैं। यहाँ पर कर्ल आता है, और गॉस में आप लोगों ने पढ़ रखा है कि वहां पर डाइवर्जेंस आता है। ठीक है, तो ये डिफरेंस होता है दोनों ही थ्योरम्स में। तो अगर इसको और सिंप्लीफाई करना चाहें कि f इज इक्वल्स टू सपोज f1i f2j f3k है, और dr इज इक्वल टू dxi dy j dz k, इस तरीके का ये फंक्शन है। तो f1 dx जो कि लाइन इंटीग्रल में लिखते हैं हम लोग ऐसे, f1 dx प्लस f2 dy प्लस f3 dz इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, कर्ल ऑफ f1i f2j एंड f3k डॉट n ds। एन हम लोगों को पता है सरफेस इंटीग्रल में जैसा सरफेस लेंगे उस हिसाब से एन, और उसी के हिसाब से एक्स वाई वाई जेड या जेड एक्स प्लेन जो भी लेंगे वो यहाँ पर डी एक्स डी वाई डी वाई डी जेड डी जेड डी एक्स वो हो सकता है। अब बात करता हूं यहाँ पर, देखिए ग्रीन्स थ्योरम। हम लोग सोचते हैं कि ग्रीन्स थ्योरम कुछ अलग है। अगर ग्रीन्स थ्योरम की बात करें, तो अगर सिर्फ और सिर्फ आप स्टोक्स थ्योरम में ये जो थर्ड कंपोनेंट है के वाला, या जिसको आप कह सकते हैं जेड कंपोनेंट, अगर इसको जीरो कर दें, तो इसके बाद जो कर्ल ऑफ F1 आई F2G होगा वो अपने आप ही इस फॉर्म में आ जाएगा, और इसे हम लोग कहते हैं ग्रीन्स थ्योरम। ठीक है, जब और यहाँ पर dx dy, क्योंकि अगर z कंपोनेंट जीरो है, इट मीन्स कि dz भी जीरो है, तो हम ना ही dz dx को सॉल्व करेंगे, ना ही हम dy dz को सॉल्व करेंगे, क्योंकि इन दोनों में dz इन्वॉल्व है। बचा कौन सा कंपोनेंट, dx और dy। तो ग्रीन्स थ्योरम कुछ और नहीं है, स्टोक्स थ्योरम का टू डायमेंशन में अगर आप सॉल्व करो तो ग्रीन्स थ्योरम हो जाएगी। और आप ये कॉपी पे अपने करके देखना कि अगर थर्ड कंपोनेंट को हम जीरो कर दें, यानी कि F3 को जीरो कर दीजिए, तो बचा क्या, F1i F2j, है ना। और इसका फिर कर्ल लेके देखिएगा, तो आपका डेबर F2 ओवर डेबर एक्स माइनस डेबर F1 ओवर डेबर वाई ही आएगा। तो इसको एक अलग से फॉर्मूला बना दिया और ग्रीन्स थ्योरम का नाम दे दिया गया। तो स्टोक्स थ्योरम हो गया या ग्रीन्स थ्योरम हो गया, अगर देखा जाए तो ये दोनों एक दूसरे से कोरिलेटेड है। यानी थ्री डायमेंशन में जो चीज स्टोक्स थ्योरम है, तो टू डायमेंशन में क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, वही फॉर्मूला क्या कन्वर्ट हो जाता है, आपका ग्रीन्स थ्योरम का काम करता है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया स्टोक्स और ग्रीन थ्योरम में क्या रिलेशन है। देखिए F1 dx F2 dy अगर ये हो जाएगा, तो डेबर F2 ओवर डेबर एक्स, यानी कि सेकंड वाले को x के रिस्पेक्ट में पार्शली और फर्स्ट वाले को y के रिस्पेक्ट में पार्शली डिफरेंशिएट करेंगे, बीच में माइनस dx dy, देन इट इज सेड टू बी द ग्रीन्स थ्योरम। ठीक है, यहां पर आप देखिए मैंने नोट करके भी एक चीज लिखी हुई है स्टेटमेंट में, स्टोक्स थ्योरम फॉर टू डायमेंशन इज सेड टू बी द ग्रीन्स थ्योरम। ओके, तो चलिए अब इनके ऊपर कुछ एग्जांपल्स लगाते हैं।
वेरिफिकेशन देखते हैं इसका, अप्लाइड पोर्शन को सीख लेते हैं। तो क्वेश्चन है आपके सामने, फाइंड द वैल्यू ऑफ क्लोज लाइन इंटीग्रल लिखा हुआ है वाई जेड डी एक्स जेड एक्स डी वाई एक्स वाई डी जेड, और सी यहाँ पर कर्व को शो कर रहा है, वेयर सी इज द कर्व एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 एंड जेड इज इक्वल्स टू वाई स्क्वायर। अब ये दोनों ही कर्व क्या हैं, क्लोज्ड हैं। अगर आप इनको 3D में जाके बनाओगे तो ये क्लोज्ड कर्व निकलेंगे। कैसे निकलेंगे, देखो अगर ये एक्स वाई जेड एक्सिस ऐसे है तो z इज इक्वल्स टू वाई स्क्वायर है, ठीक है। तो मैं पहले y और z एक्सिस बना लेता हूँ, चलो ऐसे कर लेते हैं। पहले मैं y और z एक्सिस, सपोज ये हमारा है z एक्सिस और ये हमारा है y एक्सिस, तो ये पैराबोला कुछ इस तरीके से होगा, राइट। अब इसको मैंने यहाँ पर थर्ड एक्सिस x बना दिया। अब जो x एक्सिस है वो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1, यानी कि एक सर्किल है, तो ये सर्किल कैसा होगा, ये सर्किल कुछ इस तरीके का होगा। यानी कि इस सरफेस की बात करें जो कि क्लोज्ड है, आप देख रहे हो, यानी ये कॉमन सरफेस की बात हो रही होगी। तो यहाँ के लिए हम लोग को करना, तो इस तरीके से आप 3D में जाकर सॉल्व करोगे तो समझ में आ जाएगा कि कौन सा सरफेस क्लोज है और कौन सा नहीं। खैर, इससे आगे बढ़ते हैं। अगर स्टोक्स थ्योरम की हम लोग बात करें, लग सकते हैं यहाँ पर अप्लाई हो सकता है, तो एफ डॉट डी आर इज इक्वल टू कर्ल ऑफ एफ वेक्टर डॉट एन डी एस। ज्यादातर एंट्रेंस एग्जाम में क्या होता है, जब हमें सरफेस इंटीग्रल की तरफ जाना होता है, स्टोक्स थ्योरम को अप्लाई करते हो तो हमें ये लगता है कि हमने तो ये सीख रखा है कि स्टोक्स थ्योरम करना टफ होता है, क्योंकि वहां एन निकालना पड़ता है, अलग अलग तरीके से सरफेस को देखना पड़ता है। लेकिन जब आप स्टोक्स थ्योरम कर रहे होते हो तो यहाँ पर सिर्फ एफ नहीं होता है, कर्ल ऑफ एफ आता है। और बहुत सारे क्वेश्चन, 90% क्वेश्चन तो ऐसे होते हैं जो भी एंट्रेंस एग्जाम में आते हैं जहां पे आप कर्ल ऑफ एफ निकालोगे और वो 0 आ जाएगा। अब अगर आप इस चीज को ये कर नहीं पाए कि यहाँ पर स्टोक्स थ्योरम लग रहा है कि नहीं लग रहा है, और आप लाइन इंटीग्रल से इस क्वेश्चन को करने चले गए, तो आपका टाइम बहुत वेस्ट होगा। और अगर आप ये समझ लेते हो कि हाँ यहाँ पर स्टोक्स थ्योरम अप्लाई हो रही है, तो उसे करके जरूर देखना है, क्योंकि वहां पर आप क्या सोचोगे, यार एन कैप डीएस करूंगा जाकर, ये बहुत टाइम लगेगा। अरे भाई पहले कर्ल ऑफ एफ करो, हो सकता है वही 0 आ रहा हो, फिर आपको कुछ करना ना पड़े, जैसा कि इस क्वेश्चन में है। आप देख रहे हो यहाँ पर बहुत एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1, जेड इज इक्वल टू वाई स्क्वायर। अगर हमें इसमें से सेलेक्ट आउट करना पड़ता, फिर लिमिट निकालनी पड़ती, तो बेशक ये टफ हो जाता है क्वेश्चन। लेकिन इस क्वेश्चन में जब कर्ल ऑफ एफ किया स्टोक्स थ्योरम को अप्लाई करने के लिए, तो देखिए मैंने इसे सॉल्व किया है। ये कर्ल ऑफ एफ क्या आ रहा है, ये कर्ल ऑफ एफ आ गया 0। और जब ये कर्ल ऑफ एफ 0 आ गया तो कर्ल ऑफ एफ डीएस करे एन डीएस करेंगे, तो 0 डॉट एन डीएस करने का मतलब क्या गया, 0, और आपका आंसर आ गया। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन हम लोग करते हैं। और ये जो स्टोक्स थ्योरम के क्वेश्चन में जनरली आपको मोस्टली जितने भी क्वेश्चन आए हुए एंट्रेंस एग्जाम में दिखेंगे, वहां कर्ल ऑफ एफ या तो वैनिश हो रहा होगा, 0 हो रहा होगा, या फिर क्या हो रहा होगा, 1 2 3 इस टाइप से बन रहा होगा, तो इससे करना आसान हो जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं, और अगला क्वेश्चन है वेरीफाई स्टोक्स थ्योरम। चलिए ये थोड़ा सा लंबा होगा क्वेश्चन, क्योंकि मैं यहाँ पर वेरीफाई करके आपको दिखाने वाला हूँ इस क्वेश्चन में। यानी कि हम लोग पहले लाइन इंटीग्रल से उस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, फिर हम सरफेस इंटीग्रल यानी कि स्टोक्स थ्योरम को अप्लाई करके ये देखेंगे क्या ये सही आ भी रहा है कि नहीं। तो क्वेश्चन है, वेरीफाई स्टोक्स थ्योरम फॉर ए इज इक्वल टू वाई माइनस जेड प्लस 2i वाई जेड प्लस 4j माइनस एक्स जेड के, where S is the surface, where S is the surface of the cube, x equal to 0, y equal to 0, and x equal to 2, y equal to 2, x इक्वल टू 2, y इक्वल टू 2 एंड z इज इक्वल टू, यानी कि एक क्यूब दिया हुआ जो कि x y z 0 है, और x y और z एक्सिस पर 2 कंपोनेंट उसका ऊपर की ओर दिया हुआ है, ठीक है। यानी एक कांस्टेंट सी वैल्यू है, सिंपल सी बात है। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा वेरिएशन तब आता है जब ये कह रहे हैं अबव एक्स वाई प्लेन। अबव एक्स वाई प्लेन कहने से यहाँ पर वेरिएशन आ जाता है, और वो वेरिएशन मैं क्वेश्चन करते करते आपको समझाता हूँ। तो वेरिफिकेशन अगर हमें करना है तो पहले हम क्या करें, ए डॉट डी आर फाइंड आउट करते हैं, फिर उसे इंटीग्रेट करते हैं, है ना, लाइन इंटीग्रल के थ्रू सॉल्व करते हैं। तो अगर ए डॉट डी आर आप इसमें करोगे तो आपका आ जाएगा वाई माइनस जेड प्लस 2 डी एक्स वाई जेड प्लस 4 डी वाई एंड माइनस एक्स जेड डी एच। अब सरफेस जो है वो क्या कह रहा है, अबव एक्स वाई प्लेन। द सरफेस एज इज अबव एक्स वाई प्लेन, दैट मीन जेड इज इक्वल टू 0। भाई जब एक्स वाई प्लेन की बात करोगे, जैसे एक्स एक्सिस पे वाई इज इक्वल टू 0 होता है, वाई एक्सिस पे जेड इज इक्वल टू 0 होता है, वैसे एक्स वाई प्लेन की जब आप बात करेंगे तो z इज इक्वल टू 0 होगा, दैट मीन्स z इज इक्वल टू 0।
सो दैट द सरफेस डी जेड इज इक्वल टू जीरो, यानी अगर z इज इक्वल टू जीरो है तो dz भी क्या होगा, जीरो। सो दैट द सरफेस s इज अ स्क्वायर गिवन बाय x इक्वल टू 2, y x इक्वल टू जीरो, सॉरी x इक्वल टू जीरो, x इक्वल टू 2, y इक्वल टू जीरो, y इक्वल टू 2 लाइन्स। ऐसा क्वेश्चन लाइन इंटीग्रल में हम लोग कर चुके हैं। जब एक रेक्टेंगल या स्क्वायर बनता है तो C1 C2 C4 करके हम उस कर्व को सॉल्व करते हैं, ठीक है। जैसा कि यहाँ पर देखो मैंने इस फिगर में दिखाया है 0,0 अगर एक्स वाई प्लेन की ही बात कर लें और एक्स वाई प्लेन पे ये बन रहा है तो 0 0 2 0 2 2 और 0,2, तो C1 पहले कर्व चलेंगे, फिर C2, फिर C3, फिर C4, इस तरीके से चलते हैं भाई। तो A डॉट डी आर dz कंपोनेंट भी जीरो हो जाएगा, तो dz को हटा दिया, z जीरो हटा दिया क्योंकि अबव एक्स वाई प्लेन बोल रहे हैं। तो साथ ही साथ क्या रखा कि यहाँ पर z की वैल्यू क्या रख दी, जीरो भी रख दी, जहां भी z था वहां जीरो रख दिया। तो ये कन्वर्ट होके हमारा आ गया y प्लस 2dx प्लस 4dy, ठीक। अब क्या करना है हमको, C1 C2 C4, जैसा कि मैंने लाइन इंटीग्रल के क्वेश्चन जब पढ़ाया है आपको, वीडियो उसका अपलोड हो चुका है, अगर आपने नहीं देखा तो उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, आप देख सकते हैं। ऐसे क्वेश्चन हम लोगों ने वहां पर सीखे हुए हैं, मैंने बताए हुए हैं। तो C1 कर्व की तरफ चलेंगे तो यहाँ से देखते हैं कि कौन सा वेरिएशन हो रहा है, तो 0 से 2, यानी कि x वेरी कर रहा है और y की वैल्यू क्या है, कांस्टेंट है और जीरो है, तो हम y की वैल्यू जीरो रख देंगे और y जीरो है तो dy भी जीरो हो जाएगा। तो C1 कर्व की अगर बात करें तो 0 से 2, y की वैल्यू जीरो, dx और dy जीरो है तो ये कंपोनेंट नहीं रहेगा। जब C2 कर्व की ओर जाएंगे तो यहाँ पे आप देख रहे हैं x कांस्टेंट है ना, x2, 2, 2 से 2 तक है कांस्टेंट, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 2, तो dx क्या हो जाएगा, जीरो, ठीक है। तो यहाँ पर C1 में आप देख रहे हो dx जीरो, तो ये वाला कंपोनेंट जीरो हो जाएगा, बचा कौन सा 4dy और लिमिट 0 से 2। ऐसे C3 और C4 कर्व में आप देख लेंगे। पूरा वीडियो देखने के लिए, पूरी चीजों को समझने के लिए लाइन इंटीग्रल का आपको पिछला वीडियो देखना पड़ेगा, लाइन इंटीग्रल वाला। और इनको जब आप यहाँ तक ले आते हो सॉल्व करने पर आपका ये लाइन इंटीग्रल 4 + 8 - 8 - 8 जो कि -4 आ जाएगा। इसे आप इक्वेशन नंबर 1 कर देंगे। अब हम इसका वेरिफिकेशन चेक करेंगे बाय स्टोक्स थ्योरम। स्टोक्स थ्योरम क्या कहती है कि ए डॉट डी आर हो तो कर्ल ऑफ ए डीएस कर सकते हैं। तो भाई कर्ल ऑफ ए पहले निकालते हैं, ए आई जे के डबल ओवर डबल एक्स डबल ओवर डबल वाई डबल ओवर डबल जेड, और यहाँ पर आई कंपोनेंट, ये जे कंपोनेंट, ये के कंपोनेंट। अब कर्ल ऑफ ए जब हम करते हैं तो कैसे करते हैं ये आपको पता है, पिछली वीडियोस में हम लोग जानते हैं। और अगर आप स्टोक्स थ्योरम पढ़ रहे हैं तो इतना तो आपको पता है कि कर्ल ऑफ ए कैसे निकालते हैं। वो कैलकुलेशन मैंने यहाँ पर नहीं की, मैंने डायरेक्टली आंसर लिखा है कर्ल ऑफ ए का। तो कर्ल ऑफ ए आपका आएगा वाई आई जेड -1 जे - के। अब सरफेस की जब आप बात करेंगे, जब आप सरफेस की बात करेंगे यहाँ पर, तो एक क्यूब है और ये क्यूब क्योंकि अबव एक्स वाई प्लेन है तो भाई यहाँ पर 3D की ही बात करेंगे, तो x इक्वल टू जीरो होगा, x इक्वल टू 2 होगा, y इक्वल टू जीरो होगा, y इक्वल टू 2 होगा, z इज इक्वल टू जीरो नहीं लेंगे, सिर्फ z इज इक्वल टू 2 लेंगे, क्योंकि अगर मान लो ये z एक्सिस है, ये x एक्सिस, ये y और ये y एक्सिस है हमारा, ठीक है। तो इस तरीके से, तो ये z इज इक्वल टू जीरो ये है, इसके ऊपर ही बन रहा है। एक मिनट को, ऐसा नहीं करते हैं, इसको मैं x कह देता हूँ, इसको x कह दूं, इसको y कह दूं, ठीक है, और इसको z कह दूं। तो z इज इक्वल टू जीरो की अगर हम लोग बात करेंगे वो क्या है, वो ये है, इससे ऊपर बन रहा है, ये कहीं इस तरीके का क्यूब ये बन रहा है ऐसा, ठीक है, ये इस तरीके का बन रहा है। अब यहाँ पर 3D फिगर को दिखा पाना मुश्किल है थोड़ा सा, ठीक है। ये ऐसा क्यूब बन रहा है जो कि अगर आप प्रोजेक्शन वाइज देखोगे तो यहाँ पर 2 पड़ रहा होगा इस तरीके से, यहाँ पर 2 पड़ेगा, यहाँ पर 2 पड़ेगा, और इसके ऊपर की डायरेक्शन में बनेगा, नीचे नहीं बनेगा। इसलिए सिर्फ और सिर्फ हम z इज इक्वल टू जीरो ना लेकर के z इज इक्वल टू 2 प्लेन यहाँ पर लेंगे, ठीक है। यही बस वेक्टर कैलकुलस में थोड़ा सा आपका इमेजिनेशन पावर होना चाहिए कि कैसे आप उस फोकस को इमेजिन कर पाएंगे जो कि क्वेश्चन अपने सरफेस के थ्रू आपको बताना चाह रहा है। जब आप ऐसे कर लोगे ना, तो x इक्वल टू जीरो के लिए पता है -i, x इक्वल टू 2 के लिए i, y इज इक्वल टू जीरो के लिए -j, y इज इक्वल टू 2 के लिए j, और z इज इक्वल टू के लिए +k। अब क्या करना है, एक एक करके इन सारे सरफेसेस के लिए हम निकाल लेंगे। जैसे यहाँ पर कर्ल ऑफ ए डॉट एन डी एस होगा, एन डी एस लिखा मैंने, कर्ल ऑफ ए लिख लिया जो भी क्वेश्चन में आया है कर्ल ऑफ ए। अब एन की वैल्यू z इज इक्वल टू जीरो तो क्या रखेंगे, -i, तो -i और y क्या रहेगा, +y। फिर जब प्लस रखोगे तो ये -dy/dz। ऐसे ही j रखोगे y इज इक्वल टू जीरो के लिए, y इज इक्वल टू 2 के लिए, तो आपको ये देखने में आएगा ये वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन, ये वैनिश हो जाएंगे आपस में।
इस वाले पोर्शन को देखो, इस वाले पोर्शन को देखो, माइनस और प्लस का अंतर है, कट जाएंगे। इस पोर्शन को, इस पोर्शन को देखेंगे आप, माइनस प्लस का अंतर है, कट जाएंगे। लेकिन के के लिए जब आप बात करोगे जेड इज इक्वल टू के लिए, तो वहां सिर्फ और सिर्फ के लोगे, तो के डॉट के -1 आ जाएगा, माइनस dx dy। और जब dx dy की बात करूं तो लिमिट सबकी पता है क्या है, 0 से 2, 0 से 2, ये आ गया -4, इक्वेशन नंबर 2। और लाइन इंटीग्रल भी हम लोगों ने सॉल्व किया था इक्वेशन नंबर 1 में, जो कि -4 ही आ रहा था। तो इस तरीके से ये a डॉट डी आर कर्ल ऑफ a डॉट एन डी एस के इक्वल हो गया, वेरीफाई हो गया। लेकिन वेरिफिकेशन एंट्रेंस एग्जाम में नहीं आता है। एंट्रेंस एग्जाम में डायरेक्ट आंसर करना होता है, आपको सिर्फ ये देखना है कि क्या अप्लाई हो रही है थ्योरम की नहीं हो रही है, तो आप डायरेक्टली ये वाले पोर्शन को करिए। और एक आपको साथ में यही बता दूं कि एक हिंट है, एग्जाम में जब भी लाइन इंटीग्रल सॉल्व करने को इस तरीके से आए और आपको लग रहा हो कि कर्ल ऑफ ए कर सकते हैं, लेकिन आप थोड़ा सा कॉन्फिडेंट ना हो, तो फिर ऐसे में ऑप्शन देख लीजिए, क्या जीरो तो नहीं आ रहा है आंसर। अगर जीरो आ रहा है तो डेफिनेटली कर्ल ऑफ ए जीरो आ रहा होगा, करके देखेंगे तो समझ जाएंगे। चलिए इसके बाद आगे बढ़ते हैं और एक क्वेश्चन देख लेते हैं ग्रीन्स थ्योरम पे। ठीक है, तो ग्रीन्स थ्योरम का एक जो हवा होता है, ग्रीन्स थ्योरम कोई अलग थ्योरम है, तो वो आप लोगों का इस क्लास के बाद या इस वीडियो के बाद खत्म हो जाएगा कि ग्रीन्स थ्योरम अलग से कोई थ्योरम है ही नहीं, उसे बस नाम दे दिया गया। स्टोक्स थ्योरम का 2D वर्जन जो है वो ग्रीन्स थ्योरम है। तो ग्रीन्स थ्योरम को देखो, इवेल्युएट बाय ग्रीन्स थ्योरम, लाइन इंटीग्रल e टू द पावर माइनस एक्स साइन वाई dx प्लस e टू द पावर माइनस एक्स कॉस वाई dy, वेयर c इज द रेक्टेंगल विद वर्टिसेस 0,0 पाई,0 पाई,पाई/2। यानी कि अगर लिमिट निकालनी होगी तो 0 से पाई ये x1 x2, ये 0 से 0 कांस्टेंट चल रहा है, तो y की लेंगे तो 0 से और पाई/2 ले लेंगे हम लोग। ठीक है, तो लिमिट अगर लेनी रहेगी तो इसमें टेंशन नहीं लेनी है। तो क्या होती है ग्रीन्स थ्योरम? ग्रीन्स थ्योरम होती है p dx प्लस q dy अगर है तो इंटीग्रेशन, डबल इंटीग्रेशन डेबर ओवर डेबर एक्स ऑफ क्यू माइनस डेबर ओवर डेबर वाई ऑफ पी, यानी कि उल्टा कर देते हैं। जो पी के साथ लिखा है उसे वाई के साथ डिफरेंशिएट करेंगे पार्शली, जो क्यू जो वाई के साथ लिखा है डीवाई के साथ, उसे हम एक्स के साथ करेंगे, डीएक्स डीवाई साथ में लिख लिया। अब डबल इंटीग्रेशन करेंगे, इसका सॉल्व करने पर आ जाएगा माइनस ई की पावर माइनस एक्स कॉस वाई माइनस ई की पावर माइनस एक्स कॉस वाई डीएक्स डीवाई। इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो -2 ई टू द पावर माइनस एक्स कॉस वाई डीएक्स डीवाई। और लिमिट मैंने लिख दी 0 से पाई/2। अब आपको लगेगा सर 3 में कैसे करेंगे? भाई देखो ये 0 है, यहाँ से वैरी होकर ये पाई तक गया, इस वाले पॉइंट में देखोगे तो पाई ही है, यानी 0 से पाई तक जा रहा है एक्स कंपोनेंट। यहाँ पर देखेंगे y 0 है, यहाँ पर भी क्या है 0, यहाँ तक वेरी नहीं हुआ, यहाँ से फिर वेरी हुआ और कहाँ गया पाई/2। तो y की लिमिट 0 से पाई/2 और x की लिमिट 0 से पाई। ठीक, और इसे बस सॉल्व कर लेना है, सॉल्व करके आप अपने आंसर तक पहुंच सकते हैं। ठीक है, इंटीग्रेशन आपको आता है, सॉल्व करते करते आपका ये आंसर आ जाएगा 2 e⁻π-1। दिस इज द एप्लीकेशन ऑफ ग्रीन्स थ्योरम। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज क्लास स्टूडेंट्स। और एंड आई होप कि आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगा है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, आपको वेक्टर कैलकुलस की पूरी सीरीज मेरे वीडियोस की जो है वो अच्छी लगी हो, कंटेंट अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। और साथ ही साथ अपने फ्रेंड सर्किल में भी इस वीडियो को, इस चैनल को शेयर करें, ओ माई मैथ्स को। ठीक है, सो स्टूडेंट्स, दोस्तों, थैंक यू वेरी मच, दैट्स ऑल, आज के लिए इतना ही।